हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आरएस बातचीत 2 में। ये ऐसे टेक्निकली तो वैसे तो ये थर्ड सप्ताह है, लेकिन टेक्निकली सेकंड वीक का ही है। लास्ट वीक अनअवेलेबिलिटी का ना तो कुछ पढ़ पाए, ना ही वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। तो ये सेकंड वीक है। बातचीत 1 में अपन ने बात की थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डीपीएसपी। उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, इन सबको कवर किया गया था। इस सप्ताह भी बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा प्रोडक्टिव रहा ये वीक। मंडे और सैटरडे तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। बाकी जो 5 दिन है, 4 दिन है, उनमें थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश की है। एवरेज वही रहा 9-10 घंटे। इसमें मैंने पॉलिटी को एक रीडिंग पॉलिटी की कंप्लीट की है। रीडिंग मतलब जैसे आपको बताया गया था पहले भी, नॉवेल की तरह। तो इस बार इन घंटों में मैंने तरीके से संसदीय शासन और पंचायती राज, ये दो मेजर टॉपिक ये हैं। तो इनके बारे में ही बात की जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो पहले पंचायती राज था और संसदीय। पंचायती राज में मेजर दो चीज़ें आती हैं, अपने को पता ही है। एक तो ग्राम प्रशासन, एक ग्राम वाला और एक नगरीय वाला। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों को पढ़ा है अच्छे से। और एक बात की है संसदीय शासन, ठीक है। इसमें मेजर कार्यपालिका, है ना, विधायिका और न्यायपालिका, इनको पढ़ा गया है। और इनके साथ साथ अब आधारभूत ढांचे के बारे में भी नेसेसरी रीडिंग मारी गई है। तो ये पूरे इस सप्ताह का था। इसके बाद थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू की है, लेकिन उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे क्योंकि वो शुरू ही हुई है। बहुत बात करने लायक इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो इसको नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। तो अभी के लिए यही चीज़ देख रहे हैं ना। तो पंचायती राज काफ़ी अच्छा टॉपिक है। काफ़ी पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। तो फैक्चुअल भी है, खूब सारे फैक्ट्स हैं इसमें याद रखने को। प्री और मेंस के लिए इक्वली, प्री के लिए भी अच्छे सवाल बनते हैं। खासकर वो जो नगरीय वाला पोर्शन है, 74th अमेंडमेंट है, उसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं और हर बार गलत भी बहुत होते हैं। ये मतलब थोड़ा कम तरासा गया टॉपिक है मेरे हिसाब से। ग्राम वाला 73rd तो अपन है, 73rd में जो ग्राम के बारे में है वो तो अपन पढ़ते हैं अच्छे से। लेकिन जो शहरी नगरीय प्रशासन है उसके बारे में कंपेरेटिवली थोड़े लोग असहज नजर आते हैं। तो पहले तो पंचायती राज के बारे में क्या पढ़ा जाता है। पंचायती राज की अपन हिस्ट्री देखते हैं कि कहाँ से कैसे चलता है। वो पता है अपने को। सबसे पहले नागौर में नेहरू जी ने वो पंचायत किया था शुरू। लेकिन टेक्निकली अगर अपन अ, विधायिका के हिसाब से देखें कि अपने पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कब कब बात की है या कब कब कोशिश की है कुछ, तो वहाँ से अगर अपन चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं। संविधान के आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 की डीपीएसपी का पार्ट है, ये आपको पता ही है। उसमें बात की गई है। उसके डीपीएसपी में पंचायती राज एक तरीके से ये गांधीवादी डीपीएसपी का पार्ट है। गांधी जी का ग्राम स्वशासन पे बड़ा जोर रहता था, तो उसी का ही पार्ट आप कह सकते हो। जो बहुत सारे भारत में लॉज या जैसे जैसे अपनी डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है, तो बहुत सारे डीपीएसपी के पार्ट है जो कि विधि में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसी में से पंचायती राज भी एक है। ये एक बड़ी जीत मानी जा सकती है कि डीपीएसपी में पंचायती राज जो कि डीपीएसपी का पार्ट थी उसको अमेंडमेंट वगैरह करके ऑफिशियली संवैधानिक बना दिया गया है। काफ़ी सही है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सबसे अच्छा उदाहरण है पंचायती राज। तो इसकी जो हिस्ट्री है बनने की, जो फैक्चुअल थोड़ी बहुत ध्यान रख सकते हैं। अपन को पता है पहले बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है। बलवंत राय मेहता के बाद जनता पार्टी के टाइम शायद अशोक मेहता की बनती है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब काफ़ी, एल एम सिंघवी साहब, राजीव गांधी के सरकार के टाइम एल एम सिंघवी की कमेटी बनती है। एल एम सिंघवी, अभी जो अभिषेक मनु सिंघवी उनके पिताजी थे, आपको पता है। मतलब ये नहीं आ रहा है किसी एग्जाम में, ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ।
मनोज सिंघवी के पिताजी है एल एम सिंघवी, अपन राजा जो जोधपुर से हैं, ओशिया से विधायक रहे हुए हैं ये, सॉरी विधायक नहीं, सांसद रहे हुए हैं, ओशिया से सांसद रहे हुए हैं एल एम सिंघवी। काफ़ी बड़े वकील थे और मनोज सिंघवी आज टॉप 3-4 वकील एडवोकेट्स में हैं इंडिया के। तो एल एम सिंघवी की कमेटी बनी थी, इन्होंने भी कुछ चीज़ें वगैरह बताई थी, और इनके अकॉर्डिंग 64th अमेंडमेंट संसद में लाया भी गया था, जो शायद लोकसभा से तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था राजीव गांधी की सरकार के समय। 1985 की बात है सर, 1985 है ना, राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था, तो ये भी संवैधानिक रूप नहीं ले पाया। उसके बाद जहाँ से इसको संवैधानिक रूप मिला वो फाइनल थी पी के थुंगन समिति। पी के थुंगन समिति की सिफारिशों पर इसको अ, फिर 90s में मिल गई इसको संवैधानिक दर्जा। 73वां और 74वां संविधान, ग्राम पंचायतों के लिए 73वां और नगर पालिका और नगर निगम वगैरह है उनके लिए 74वां किया गया है ना, सॉरी नगर पालिका नहीं, सॉरी नगर नगर निकाय है ना, नगर निकाय के जो चीज़ें हैं वो 74वें में, और ग्राम पंचायत वगैरह है वो 73वें में की गई। तो इसके बारे में अपन बात बहुत सारी की जा सकती है, बहुत सारे सवाल बनते हैं यहाँ से। मेजर अगर मैं देखूँ तो कुछ फैक्चुअल बेस पे जाए तो इसका स्ट्रक्चर है ना, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब कैसे हुआ, कौन कौन से तीन में बनेगी, जैसे कि ग्राम पंचायत का बोलो तो अ, जिला स्तरीय चुनाव होते हैं, फिर पंचायत समिति पे होते हैं, और फिर अ, ग्राम पंचायत में होते हैं। अपन राजस्थान में अपने जिला प्रधान बनते हैं है ना, पंचायत में प्रधान, पंचायत समिति में प्रधान बनते हैं, और फिर ग्राम पंचायत होती है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती है ना, ये जो नामकरण है इनके सबके अलग अलग जगह स्टेट वाइज है। पंचायत स्टेट का इशू है, पंचायत जो है वो स्टेट का टॉपिक है, तो इसके ऊपर सारे जो भी स्टेट वाइज वेरी करते हैं नाम वगैरह, वो स्टेट पे डिपेंड करता है वो क्या दे रहे हैं नामकरण वगैरह। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो विशेषता हैं, उसके ऊपर खूब बातें की जा सकती है, खूब सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी देखो अपन अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 5 और 10 नंबर के ही सवाल रखे हैं मेंस में, है ना, आर एस मेंस में 5 और 10 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे। तो वहां से ज़्यादातर चीज़ें कंसेप्चुअल, यानी कि आपको समझ होनी ही चाहिए चीज़ों की, समझ बेस्ड ज़्यादा सवाल आने वाले हैं, और समझ बेस्ड आने के बाद लेखन वगैरह, मतलब फैक्ट के साथ आपका लेखन थोड़ा अच्छा होगा तो चलेगा। उसमें विशेषताओं में क्या क्या पूछा जाता है, मैंने मेजर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मैंने अभी बताया कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना, इनके बारे में अपन पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर अपन देखने जाएं तो अलग अलग चीज़ें सब पार्ट कर सकते हैं। यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, मतलब अच्छा सवाल बन सकता है वित्तीय विकेंद्रीकरण। इसके दोनों तरीके, आलोचना की फॉर्म में भी और बहुत सारे काम हैं, मतलब अभी अलग अलग इस ये काफ़ी वेरी करता है। केरला, यूपी, राजस्थान, इन सब का अगर अपन एग्जाम्पल लेंगे तो ये अलग चीज़ से काम करता है, कोई स्टेट ही कंट्रोल करता है, सीधे पैसे ट्रांसफर करता है पंचायतों को, किसी ने पंचायतों को अलग से बजट दे रखा है। इसके सब अपन अपन जब आंसर लिखेंगे तो उसमें लिख सकते हैं सारे सारे, खासकर 3 एग्जाम्पल, केरला, यूपी और राजस्थान, इन तीनों में ये अलग तरीके से काम करती है। उसके बारे में अपन देख सकते हैं। ये राज्य वित्त आयोग, जब अपन वित्तीय विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग के बारे में करेंगे। जब अपन चैलेंजेस देखते हैं इसके, पंचायती राज के पूरे चैलेंजेस होते हैं तो उसमें ये जरूर आता है कि वित्तीय स्वायत्ता अभी तक पंचायतें प्राप्त नहीं कर पाई है, और वित्तीय स्वायत्ता ही पूरा ये फिर इसी का टॉपिक होता है वित्तीय विकेंद्रीकरण का। राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें रहती हैं, यहाँ संसद ने जो, पार्लियामेंट ने या संविधान ने जो इनको पंचायतों को ताकत दे रखी है करारोपण की, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है ना। बहुत ज़्यादा अभी तक पंचायतों के हाथ में वित्तीय स्वायत्ता नहीं है। उसके बारे में बहुत सारी की जा सकती है। शक्ति विकेंद्रीकरण है, लगभग अगर मुझे ठीक से याद है तो 29 कुछ ऐसे अपने पास संविधान ने विषय दे रखे हैं जिसके ऊपर पंचायत काम किया जा सकता है, लेकिन वो अभी भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट वगैरह नहीं हो पा रहे हैं, उसके बारे में हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग, इसके सारे प्रावधानों के बारे में, ये सब पंचायती राज का ही पार्ट है। राज्य निर्वाचन आयोग,
इसके बारे में पढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ कौन से चुनाव करवाती है? स्टेट के जो ये लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, है ना, नगरीय निकाय के और ग्राम पंचायत वगैरह के, ये चुनाव ही करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बारे में खूब सवाल मिलते हैं, इनका कार्यकाल, इनकी नियुक्तियाँ, इनकी चरस संरचना, स्ट्रक्चर इनका। तो राजस्थान के बारे में स्पेशली पूछा जा सकता है। और हमें ये ध्यान रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक तरीके से आप मान सकते हो राज्य सरकार के अधीन ही है। मतलब अधीन तो नहीं है, वो तो गलत बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इनकी सब ये चीज़ें, जो ये कार्यकाल, इनकी नियुक्ति, इनका स्ट्रक्चर, ये सब राज्य सरकारें डिसाइड करती है ना। क्योंकि फिर से पंचायत किसका विषय है? स्टेट का। तो ये सारी चीज़ें स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, वो स्टेट डिसाइड करता है ये संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, लेकिन डिपेंड इनके सारे जो चीज़ें होती है वो स्टेट के ऊपर करती है। अब पंचायती राज के ऊपर खूब सारे सवाल बन सकते हैं कि ये ऐसा टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है, जिसके ऊपर फैक्चुअल बेस और थोड़े कंसेप्चुअल बेस, जो जिसको अपन यूपीएससी पैटर्न बोल सकते हैं, दोनों तरीके के सवाल बन सकते हैं। जैसे कि एक तो बहुत बेसिक सवाल, पंचायती राज को सुदृढ़ करने के उपाय बताओ, है ना। अब ये तो हर कोई लिख के ही आएगा, इसमें लिखने के लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी और फैक्ट आ सकता है। इसका जो पेशा वाला है वो शायद पूछा भी गया, अगर मुझे पीएस पंचायती राज, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, है ना, इन शेड्यूल्ड एरिया, इसके सारे प्रावधान पूछे जा सकते हैं। अगर मुझे सही से ध्यान है शायद पूछे भी गए। तो ये सवाल पूरा बड़ा सवाल 5 नंबर का या 10 नंबर का अकॉर्डिंगली बना जा सकता है। इससे अलग अलग पे या किसी पर्टिकुलर एरिया का पूछा जा सकता है। इसमें भी अलग अलग जगहों का अलग अलग प्रावधान है। ये सब पढ़ा थ्योरी, बहुत ज़्यादा याद तो नहीं हुआ मुझे, लेकिन मुझे बेसिक आइडिया लग गया है क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो अलग अलग स्टेट में है। तो एक बार की रीडिंग में सब याद होना प्रैक्टिकल नहीं लगता। ये पूरा अच्छे से पढ़ा मैंने। हाँ, समझ आ गया कि क्या क्या है, क्यों अलग है। इसके बारे में ये पूछा जा सकता है कि ये सारे अलग क्यों दिए गए हैं, इनके बारे में अच्छे सवाल बन सकते हैं। जब अपन लोकल बॉडीज की बात करते हैं तो इसमें एक बड़ा होता है महिला आरक्षण का। मतलब यहाँ से तो मुझे लगता है सवाल आएगा ही आएगा, मेंस या इंटरव्यू, कहीं पर भी। मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए है इम्पोर्टेंट। क्यों है? क्योंकि अभी अपने को पता है कि वुमन रिजर्वेशन बिल के बारे में बहुत बात हुई थी। महिला आरक्षण चुनावों में, संसद में महिला आरक्षण के बारे में अभी जो 3 नियम्स आए थे, वो वैसे डायरेक्टली तो वुमन रिजर्वेशन से रिलेटेड नहीं थे, वो तो पास हो चुका है ऑलरेडी 2023 में, आई थिंक। इनके बारे में जो इससे रिलेटेड जो सरकार ने बोला है कि तीनों उसके पक्ष में थे महिला आरक्षण के, और तीनों बिल रिजेक्ट, पास नहीं हो पाए, ऐसा कुछ। तो इसके बारे में आ सकता है। वैसे बहुत सारी बात की जा सकती है इस पर। महिला आरक्षण ये कह रहे हैं पहले परिसीमन होगा, उसके बाद 33% रिजर्वेशन देंगे। तो इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि ये कितना प्रोग्रेसिव कदम है। एक तो ये आ सकता है कि अगर मुझे प्रोग्रेसिव के बारे में लिखना होगी, ये बहुत इंडियन डेमोक्रेसी प्रोग्रेसिव जब होने जा रही है महिला को आरक्षण देके, या फिर इसकी आलोचना करने के लिए भी पूछा जा सकता है, आलोचनात्मक टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो उसमें है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं मुझे तुलनात्मक रूप से पैरेलल लिखना हो, क्योंकि पार्लियामेंट में देने जा रहे हैं, और अपने यहाँ जो ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में है जो, वो ऑलरेडी दे चुके हैं 33% आरक्षण है महिलाओं को। तो उसमें कितना ये फ्रूटफुल रहा है। तो वहाँ से बहुत सारी अपने को पता है टर्मोलॉजी, सरपंच पति, सरपंच प्रतिनिधि, है ना। तो लोग ऐसे भी आलोचना करते हैं कि जैसे सरपंच पति हुआ करते तब ऐसे विधायक पति और सांसद पति होंगे वुमन रिजर्वेशन बिल के बाद। और भी वुमन रिजर्वेशन बिल की वो कहते हैं बहुत अच्छे से ढांचा नहीं है। कोई अगर एक सीट पहले से ही वुमन के लिए रिजर्वेशन कर दी जाए, या फिर वो रोटेट होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब जो बात आएगी, उससे अपन के पास अपने जो इंडिया में जो अभी भी स्ट्रक्चर है सारों का, वो अपन जोड़ेंगे किससे? वो पंचायती राज से ही जोड़ेंगे महिला आरक्षण का। और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है, पूछे जाने लायक मेंस में, है ना। जिससे अपन पंचायती राज को, के महिला आरक्षण को, और पार्लियामेंट में जो देने जा रहे हैं उसको तुलनात्मक रूप से उनके ऊपर कोई टिप्पणी की जा सकती है। ठीक है। और इसमें पंचायती राज में अगर बात करें तो नगरीय स्वशासन के बारे में जो सवाल है,
बहुत सारे सवाल यहाँ से फैक्ट बेस्ड पूछे जा सकते हैं, छोटी-छोटी बहुत सारी इसमें अलग-अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है और सवाल पूछे भी गए, इसको मेंस में भी बहुत अच्छे से पूछा गया है ना? तो यहाँ से सवाल क्या-क्या बन सकते हैं जो मुझे लगता है, देखो पेशा का, फैक्ट पे आए तो इस पे आ सकता है ना? और जो बेसिक स्ट्रक्चर है नगरीय और ग्रामीण स्वशासन के, अब ये अपने को ध्यान रखना है कि अपने जो सवाल आने वाले हैं वो 5 या 10 नंबर का आएगा। तो वो बिल्कुल ऐसे-ऐसे नहीं आएगा कि सीधा कोई पूछ ले कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा। तो जहाँ इन्फॉर्मेशन का छिड़काव अपने को ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन मेजर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, है ना? और सामाजिक, अभी वो मैंने वुमेन रिजर्वेशन का बिल बताया, उसमें एसटी, एससी, ओबीसी को भी रिजर्वेशन है। तो यहाँ से सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण के रेस्पेक्ट में सवाल आ सकता है इसका पूरा ही। इसके ऊपर कुछ टिप्पणी आ सकती है। तो बहुत सारी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैंने बताया लोकतांत्रिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये। प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोल सकते हैं अपन इसको। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ये, जहाँ पर विकेंद्रीकरण सत्ता का, वित्त का, प्रशासन का, है ना, शासन, वित्त और शक्ति, इनका विकेंद्रीकरण का भी एग्जाम्पल ही अच्छे। इनके क्या क्या चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, अभी भी पंचायती राज बहुत बढ़िया नहीं कर रहा है। और क्या बेटरमेंट के लिए उपाय किया जा सकता है ना, बेटरमेंट के लिए क्या चीज़ें की जा सकती है, इन सबको एज ए सब्जेक्टिव तैयार किया जा सकता है। और उसके ऊपर काम करूंगा मैं अभी भी। और सेकंड जब मैं रीडिंग लगाऊंगा तो मैं देखूंगा इसमें यूपीएससी में क्या क्या पीवाईक्यूज आ रखे हैं मेंस में, तो उनके ऊपर पूरा एक बार कवर करूंगा। अभी के लिए तो इनको एक रीडिंग मार दी गई है। फिर मैंने संसदीय शासन पढ़ा। अब संसदीय शासन में पार्ले अपने यहाँ जो प्रेसिडेंट रूल है, जैसा राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री वगैरह के बारे में, उन सब के बारे में संसदीय शासन मेजरली 3 चीज़ों के बारे में होता है: कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, विधायिका लोकसभा और राज्यसभा, और न्यायपालिका। कार्यपालिका में अपन राष्ट्रपति जो उनका लीडर होता है, फिर मंत्रिपरिषद है पूरा, मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री। तो इनके बारे में फिर अपन ने पढ़ा पूरा। अब यहाँ से बात करने के लिए इनके भी क्या होता है, जैसे कि कार्यपालिका, पहले विधायिका की चलो बात कर लेते हैं। तो ये फैक्ट बेस्ड जाता है ना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सवाल भी आएगा तो इसमें तथ्यों के बारे में आएगा, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के बारे में आ सकता है। विधायिका यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की बात हो रही है यहाँ, जहाँ अपना लॉ बनता है, संसद से पास होता है। राज्यसभा और लोकसभा, सॉरी मैंने विधानसभा बोला होगा मैं भी, राज्यसभा और लोकसभा, इनका स्ट्रक्चर, इनके निर्वाचन कैसे किया जाता है। अब ये सवाल पूछने लायक तो नहीं है कि राज्यसभा के का निर्वाचन कैसे किया जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है, शायद पूछा गया है आई थिंक, है ना? तो राज्यसभा का निर्वाचन कैसे है वो अपने को पता होना चाहिए। लोकसभा का निर्वाचन तो सवाल तो नहीं बनता है, सबको पता ही होता है ना? अब इनमें बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे कि अपन जब वोटिंग वगैरह होती है तो कैसे सेलेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री वगैरह यहाँ सत्ता में बनने के लिए, वो सब छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उनके बारे में सब बात की जा सकती है। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो लोकसभा के जो भी छोटी मोटी संसदीय समितियाँ वगैरह या जो कुछ भी होती है वो सब इसमें आ जाती है, संसदीय समितियाँ। संसदीय समितियाँ, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। इसका एक रीडिंग तो मारी है, लेकिन ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है, इसको एक बार वापस पढ़ना पड़ेगा। संयुक्त बैठक कब कब ज़रूरत होती है दोनों सदनों की, अध्यादेश वगैरह के बारे में, विधायिका क्या प्रावधान है विधायिका के, संसदीय जो विशेषाधिकार है ना, जो अलग अलग प्रस्ताव होते हैं, है ना, संसद में अलग अलग प्रस्ताव होते हैं, बहस कैसे होती है,
संसद काम कैसे करती है, कुल मिला के ना कार्य कैसे करती है संसद, उसके बारे में पूछा जा सकता है। अभी जो हॉट टॉपिक है दल बदल अधिनियम, इसके बारे में क्या है। अब राघव चड्ढा जी गए हैं जैसे कि बीजेपी से, तो इसके ऊपर सवाल बन सकता है दल बदल अधिनियम के बारे में। और ये इसके साथ साथ एक क्या बन सकता है दल बदल अधिनियम का, मेरे हिसाब से एक सवाल और इसके साथ साथ, दल बदल अधिनियम और न्यायिक पुनरावलोकन, इसका न्यायिक पुनरावलोकन पूछा जा सकता है। मतलब दल बदल अधिनियम का कोर्ट ने बोला है न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। इसके जो दल बदल अधिनियम के ऊपर जो लोकसभा स्पीकर वोट करता है, स्पीकर निर्णय करता है, तो स्पीकर निर्णय करने के स्पीकर ही करता है ना दल बदल अधिनियम के बारे में। जब स्पीकर कुछ बताएगा तो वो भी चैलेंज दिया जा सकता है कोर्ट में, कोर्ट उसका पुनरावलोकन कर सकता है, क्योंकि काफी। एक मिनट है ना, एक। हाँ, दल बदल अधिनियम की बात कर रहे थे। दल बदल अधिनियम काफी इम्पोर्टेंट है ना। संसदीय शासन और दल बदल अधिनियम और न्यायिक पुनरावलोकन से मिलकर सवाल आ सकता है। इसमें अंतिम फैसला जैसे कि बताया पीठासीन अधिकारी का होता है रेस्पेक्टिव सदनों में। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आ सकता है। तो दल बदल के इसके नुकसान, उनकी मंशा, उसके बारे में बात की जा सकती है। मेजर तो अब जैसे कि ये भी 6-7 लोग गए हैं, तो दुआई तो ये दे के गए हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए या देश में अच्छे कर रहे हैं, वो सत्ता पार्टी के पक्ष में चले गए हैं। लेकिन पता सबको ये है कि ये कैसे चलता है, क्यों लोग दूसरे को पार्टी को वोट करते हैं। विचारधाराओं की बात कम है और लाभ की बात ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में निष्कर्ष अपन बोल सकते हैं कि दल बदल के कारण ना तो ना केवल सरकारें अस्तित्व का शिकार हुई हैं, बल्कि संसद और विधायकों के प्रति जनता का विश्वास भी कम हुआ है। अब लोग जिसको वोट करके भेजते हैं किसी पार्टी चिन्ह पे, और वो आगे जाके बदल रहे हैं, तो ये कैसा काम है अपने को पता ही है। तो दल बदल का जो मेजर कारण है दल बदल करने का, वो विचारधारा लोग कहते हैं, नेता लोग तो विचारधारा ही कहते हैं, लेकिन अपने को ये पता है पब्लिक डोमेन में सबको कि ये वैचारिक स्वतंत्रता का विषय नहीं होती है। ये मेजर होता है लाभ, या फिर सीधा कहा जाए तो पैसों के लिए। तो इसको अपने को लिखना है बहुत अच्छे से, बहुत ये मतलब तलवार की धार वाला सवाल है, एक दो धारी तलवार, दो धारी सवाल है। सीधा अपन ऐसे ही नहीं लिख सकते, पैसों के लिए बिक जाते हैं, जो कि सही बात है, लेकिन लिखा नहीं जा सकता। पॉलिटिकली करेक्ट रहना है अपने को लिखते समय। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में लिखते हुए करना है। तो इसका अपन क्या कह सकते हैं, भाई दल बदल अधिनियम ऐसे है तो इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं है, जब सबको पता है कि लाभ और उसके पीछे है। तो इसका एक पॉजिटिव चीज़ ये लिख सकते हैं कि भाई जैसा भी है, इसलिए तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की श्रेणी में है, कि अगर ये किसी अ, सिर्फ फायदे के लिए किया गया है तो उसके ऊपर कोर्ट का नियंत्रण है, बिल्कुल ही ये अनियंत्रित चीज़ नहीं है। तो दल बदल अधिनियम पढ़ा जा सकता है, उसके ऊपर सवाल भी आ सकता है। सारे सांसदों की वगैरह एक योग्यता वगैरह में सवाल आ सकता है। इसमें अलग अलग कुछ कुछ अलग अलग, जैसे कि लाभ के पद की परिभाषा, इसमें जया बच्चन वाद थोड़ा प्रसिद्ध वाद है, उसके बारे में पढ़ा जा सकता है। लाभ के पद की डेफिनेशन क्या है, सिर्फ वेतनिक है या अवेतनिक भी है। तो इसके बारे में कोर्ट ने बोला है कि अवेतनिक भी हो सकता है, अगर आप ऐसे किसी भी पद पर हो जहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस है, चीज़ें आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो वहाँ से ये चलेगा। तो ये अपने राज्यसभा लोकसभा के बारे में चीज़ें होगी। अब लोग राज्यसभा के बारे में ये पूछ सकते हैं, राज्यसभा का इम्पोर्टेंस क्या है, राज्यसभा क्यों बनाई गई है, राज्यसभा कैसे संघात्मक ढांचे का रक्षा करती है। ऐसा कुछ बातें आ सकती है जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी बोली जा सकती है। फिर अपन संसद के कार्य पढ़ सकते हैं, संसद क्या क्या काम करती है, तो वो भी बताया। कार्य प्रणाली क्या है, कार्य क्या है, उनके सब के बारे में चीज़ें आ सकती है।
दोनों सदनों के बीच में जो भी गतिरोध होते हैं, कुछ चीज़ों में से हो सकता है उनके म्यूचुअल कंसेंट ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो उनके बीच के गतिरोध को अब तो वैसे ही है। जब से आप ऐसा कह सकते 2014 के बाद तो इसमें थोड़ा गतिरोध कम देखने को मिला है दोनों सदनों में, क्योंकि जो पार्टी है बीजेपी अभी उनका ही ऑलमोस्ट वो बहुमत के करीब है। दोनों में ही राज्यसभा में भी उनका जो एनडीए गठबंधन है वो बहुमत पे है, तो ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। लेकिन ये गठबंधन सरकारों के टाइम पीक पे था, तो उसके बारे में कोई पीछे से भी सवाल आ सकता है। लेकिन ये जो सारे सवाल हैं, इसमें सब अपने को अच्छे खासे फैक्ट पता होने चाहिए। फैक्ट बेसिस पे ही ज़्यादा ये सवाल बनेंगे। गतिरोध का परिणाम क्या होगा, संयुक्त बैठक होती है उसका क्या होता है। इसके बाद अपन अत्यादेश देखते हैं कि अत्यादेश कैसी चीज़ है, उसके बारे में बात की जा सकती है, कितना लोकतांत्रिक है कितना लोकतांत्रिक है, इसके पक्ष विपक्ष में तर्क किया जा सकता है। अब अध्यादेश के बारे में अपन अगर मुझे एक राय लिखनी हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि अध्यादेश के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने में न्यायपालिका की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो जुडिशरी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी कार्यपालिका और राजनीतिक दल तो उत्तरदायी है ही इनके लिए कि ये कैसे अध्यादेश। अपन हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत बार सरकारों ने सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, ना कि किसी ज़रूरी काम के लिए, बाकी सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए और बाईपास चुनने के लिए अध्यादेश का सहारा लिया है। तो उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी है कि कोई चीज़ संसद के रास्ते से नहीं आती है ना। बहुत सारे अगर कोई विपक्षी दल वगैरह गतिरोध अ, अवरोध पैदा कर रहे हैं संसद में, तो फिर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश के अलावा और कोई मार्ग बचता नहीं है, वो वहाँ से जाके उसका प्रयोग करता है। ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ा गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये तो ये ऐसे बता रहा हूँ, काम का भी नहीं कुछ भी समझ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे खुद को भी इतनी सारी दिमाग में चीज़ें आ रही, क्या क्या बताऊँ, समय इतना है नहीं अपने पास, समय की अपनी सीमा है। ये तो सारे, जैसे कि एक एक चीज़, जैसे कि अध्यादेश खुद 2 घंटे बात की जा सकती है इस पर, सारी हिस्ट्री और उसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, क्या किया जा सकता है, तो वो सब पढ़ते टाइम होता है। अपन इसको देख सकते हैं। बजट के बारे में संसद क्या करती है, बजट के बारे में देख सकते हैं। पूरा वो लेखानुदान वाला पोर्शन है। कहाँ संसद में इसके बारे में, सॉरी संसद क्या, संविधान में इसके बारे में क्या रखा रखा है। इसमें अलग अलग पैसा जो संचित निधि है उसके बारे में अपन क्या है, संसद निधि पर क्या हो सकता है। अनुदान अलग अलग प्रकार होते हैं। बजट में जब पैसा ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, किसी योजना में पैसा ज़्यादा लग जाए तो क्या करना है, तो वो कैसे पैसा मांगा जाता है। अब वो ग्रांट्स वगैरह अपन पढ़ते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स वगैरह, है ना, वो सब चीज़ें। इसमें विभागीय समितियाँ भी होती है, जैसे संसदीय समितियाँ, इसमें वापस विभागीय समितियों के बारे में आ सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में भी बात पढ़ी है। एक बार पढ़ा है मैंने, कि जितना मुझे बेसिक पता चल जाए इसके बारे में और डिटेल में पढ़ा जा सकता है। फिर वित्त विधेयक और धन विधेयक को पैरेलली पढ़ा मैंने, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखा। यहाँ से पूछा जा सकता है 5 नंबर का सवाल, वित्त विधेयक और धन विधेयक के अंतर को लिखिए, है ना, इन दोनों में क्या क्या हो सकता है। थोड़ी बहुत अपने को पता है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, जबकि फाइनेंशियल बिल का ऐसा कुछ है नहीं, वो किसी में भी लाया जा सकता है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। मनी बिल में संचित लोकसभा आकस्मिक निधि वगैरह वो सब कुछ चीज़ें आ सकती है। राज्यसभा का रोल इसमें गौण होता है, द्वितीय भूमिका होती है, इतना कुछ होता नहीं है मनी बिल में। तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का डिफरेंस पूछा जा सकता है और इसको अपन देख सकते हैं। सवाल ये मुझे भी ऐसा लगता है कि 5 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। इसको वापस पढ़ेंगे। एक तो ये फर्स्ट रीडिंग है, तो मुझे पता चला है ना कि काफ़ी बहुत अच्छे से टेक्निकल चीज़ें, इनके नाम सुन रखे थे, टेक्निकल चीज़ें नहीं पता थी, तो ये पढ़ने के बाद चीज़ें पता चल रही है। तो एक बार वापस दूसरी रीडिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग के हिसाब से कुछ और चीज़ें देख पाएंगे, है ना। अब संसद का काम कैसे चलता है, वो ध्यान आकर्षक प्रस्ताव, शून्यकाल, वो सब चीज़ें होती है, वो भी पढ़ी है। उसमें इतना ज़्यादा मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगा नहीं। पूछा जाएगा तो देखेंगे, एक बार वापस रीडिंग मार लेंगे। संसदीय समितियाँ बाद में पहले भी बात की है, फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको तो बहुत डिटेल में, इसमें बहुत सारे फैक्ट वगैरह भी हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है। प्री के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी सवाल यहाँ से कहीं से पूछा जा सकता है। तो प्राक्कलन समितियाँ वगैरह उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ये अपन ने बात की विधायिका की, वैसे बात तो क्या की, बस ऐसा ही। फिर कार्यपालिका के बारे में पढ़ा।
कार्यपालिका का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। एक मिनट है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। एक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के रोल के बारे में पढ़ा। मंत्रिपरिषद के रोल के बारे में देखा अच्छे से। इसमें भी जो पहले राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, तो ये भी फैक्ट में ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके बारे में अपने को ध्यान रखनी है। जब सवाल आएगा तो उनके बिना तो लिखा भी नहीं जाएगा। बहुत सारे फैक्ट हैं याद करने को, समझने को, तो वो सब ज़रूरी है। वो सब पढ़ेंगे, उसके बाद ये सारे सवाल अपन लिख पाएंगे उत्तर। अब राज्यसभा की राष्ट्रपति की नियुक्तियों का जो शक्तियों वाला पार्ट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, आज आपको, सॉरी थोड़ा सा एनर्जी डाउन लग रही होगी, है ना, थोड़ा हेक्टिक डे था। तो अगले वीक से ये चीज़ें सुधर जाएगी, है ना, 100% सुधर जाएगी। पिछले सप्ताह कुछ नहीं पढ़ पाए। ये जो जिस सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं, इतना पढ़ा था इसमें, उससे पहले वाले सप्ताह कुछ पढ़ाई नहीं थी। और वो उतने अच्छे से पेस अभी भी बना नहीं है। बहुत चैलेंजेस है मेरे लिए, ये काफ़ी थोड़ा चैलेंजिंग टास्क बन रहा है ना, सब कुछ मैनेज करना, काम धाम भी, अभी पीक टाइम चल रहा है ऑफिस में भी, और भी चीज़ें हैं। मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, डिसिप्लिन एक चैलेंज है ना। लेकिन होपफुली वी विल ओवरकम विद दिस। पर चलो, इसी कारण मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। अगर किसी अदर डे होता, मैंने ये बात नहीं कर रखी होती, तो मैं अभी ये बैठ के बात नहीं करता, मैं अभी सो गया होता टेक्निकली इस टाइम तक। लेकिन चलो, तो बात करें, अच्छी बात ये मेरे लिए कि मैं इसको इम्प्रूव करूँगा धीरे धीरे। और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं। शक्तियाँ के बारे में अगर मैं वापस से बात करूँ, राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले तो जो कानून बनते हैं, जो बिल आते हैं, उनके ऊपर राष्ट्रपति की स्वीकृति, उनके जो अलग अलग वीटो होते हैं, वो बिल को रोक देना, उसके बारे में सारी चीज़ें वो अपन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। वैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मैंने बता दिया होगा, ठीक है। नियुक्ति, निर्वाचन कैसे होता है, इसके ऊपर अलग से सवाल आ सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। वैसे नहीं आना चाहिए, बहुत फर्जी सवाल, ये सबको पता ही होता है, लेकिन 5 नंबर का सवाल फिर भी पूछा जा सकता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, अपने को पता है, लोकसभा के सारे एमपी होते हैं, राज्यसभा के सारे एमपी होते हैं, स्टेट्स के एमएलए होते हैं, है ना। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा भी आती है, इसमें विधान परिषद नहीं आते, विधानसभा ही आती है। और वोट कैसे शेयरिंग होती है, वोट का मूल्य क्या होता है, वो सब चीज़ें अपने को पता होती है। और नहीं भी हो तो एक बार वापस एग्जाम से पहले देखा जा सकता है इसको, तो इतना कुछ है नहीं। राज्य विधानसभाओं का तो अपने को पता है, कुल जो पॉपुलेशन होती है स्टेट की, उसमें डिवाइड कर दो आप उनके जो टोटल एमएलए की सीट्स होती है, और इनटू 10⁻³ से गुणा कर दो उसको। संसद और विधानसभा में ऐसे आ जाती है। एमपी की क्या होती है, एमपी की होती है जो कुल राज्य विधानसभा के मत मूल्य होते हैं, उसमें निर्वाचित सांसदों की संख्या को डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास एमपी के आ जाते हैं टोटल मत मूल्य। अच्छा, ठीक है। निर्वाचन की पद्धति वही सेम वाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली बोलते हैं अपन, वो वाली है। कार्यकाल वगैरह अपने को पता है। शक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्तियों पे वापस आते हैं। शक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अभी बोला वो वारंट वसील वाला हिसाब किताब बिल के ऊपर, वो सा पढ़ाया जा सकता है, पढ़ा उससे पूछा भी जा सकता है। राष्ट्रपति भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके तो अलग अलग एक पॉइंट से सवाल बन सकते हैं, 5-5 नंबर के अलग अलग जगह पे, 10 नंबर का भी बड़ा हो सकता है, जैसे कि आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ऊपर 100% सवाल आना ही आना है ना। 5 या 10 नंबर का कोई सवाल आएगा ही आएगा, आना ही है। कहीं मेंस में आओ, प्री में आओ, कहीं न कहीं से पूछा जाता ही है, और बहुत बार पूछा गया है। बहुत अच्छे से टीचरों क्लासरूम में ये डिस्कस भी होता है। आपातकालीन शक्तियों में 352, 356, है ना? इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। अब इसके बारे में अपन पहले भी, ये तो इमरजेंसी है भाई पूरी, राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं जिसे अपन। कब कब लग सकता है, इसके में भी अलग प्रोविजन है। बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, इनकी क्या क्या डेफिनेशन है, कौन कौन से मूल अधिकार हैं इसमें, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। लोकसभा का विघटन वगैरह हो जाता है। हाँ, इसके लिए अब अपने पास आपातकाल का तो इंदिरा गांधी का एक ही उदाहरण है। वो वाली सारी चीज़ें अपने को पता नहीं चाहिए इस टाइम क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए थे, और आज रिसेंट में अभी क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल पर न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। पहले एक बार तुम न्यायिक पुनरावलोकन की तो इंदिरा गांधी ने जो ठान रखी थी कि इसको खत्म ही करके रहेगी, लेकिन लास्ट में जाके वो सर्वाइव हो गया। फिर से जब वो गई इंदिरा गांधी के जाने के बाद, न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होगी ये चीज़ें। तो लगभग लगभग इंडिया जैसे जैसे, इंडिया क्या, कोई भी डेमोक्रेसी मैच्योर होती जाएगी तो उसमें ये अपने को पता है जुडिशरी का इंटरफेयर बढ़ता जाएगा, उसका कंट्रोल नियंत्रण रहेगा। जुडिशरी हर चीज़ के ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन लगभग लगभग कर सकती है अपने को। अब देखो, पीछे अपन ने दल बदल नियम पढ़ा था, उसमें पीठासीन अधिकारी का फैसला अंतिम होता है, लेकिन उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, इस चीज़ का हो सकता है। आपातकाल समाप्त वगैरह कैसे किया जा सकता है, आपातकाल के प्रोविजंस क्या होते हैं, वो अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें वापस थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, बाकी पूछा ये जा सकता है, क्योंकि 352 में थ्योरेटिकल पार्ट ही ज़्यादा है। अगर आप 356 की बात करें तो वहाँ पर अलग दूसरे सवाल भी, व्याख्यात्मक सवाल भी बनते हैं। इसमें व्याख्यात्मक सवाल और कोर्ट के भी कुछ डिसीजन हैं इसके ऊपर, वो उसके बारे में बात कर सकते हैं, जिसकी अपन ने पीछे संज्ञात्मक ढांचे में जिसके बारे में बात की थी, है ना? फिर वित्तीय आपातकाल, जैसे लोग कहते हैं कि वित्तीय आपातकाल शायद पहली बार लग जाए। अभी जैसे हाल चल रहे हैं कि दुनियादारी के, अगर 1960 किस पुस्तक में लिखा है, 360, अभी वो ईरान इसराइल अमेरिका वाला जो चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ी है, तो लोगों के वित्तीय आपातकाल, देशों की हालत खराब है। तो वैसे बहुत दूर की कौड़ियाँ नहीं लगना वित्तीय आपातकाल अपने तो, लेकिन बस बात है ये तो की है। वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है, उन सब के बारे में बात की है ना? अब राष्ट्रपति की ये तो वो शक्तियाँ हो गई, इसकी विधायी शक्तियाँ भी होती है। बिलों के बारे में जो अभी आपको बताया गया था शुरू में, उनका न्यायिक शक्तियाँ, यहाँ से सवाल मेरे हिसाब से आ सकता है। ये भी अच्छा टॉपिक है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ वो सजा माफी के लिए होती है। इसके और राज्यपाल के कंपैरिजन आ सकता है, राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियाँ नहीं होती, इनके पास कौन सी होती है ना? जो 72 शायद आर्टिकल 72 में ये सब है। आर्टिकल भी मैंने याद नहीं किया, कुछ कुछ याद रह गए हैं तो वो लिख रहा हूँ, पता है। हाँ, समाधान क्षमादान के, ये जो शक्ति है इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना, 5 नंबर का सवाल आ सकता है। मैंने भी इसको अच्छे से पढ़ा है और वापस ऑब्वियसली पढ़ूंगा। अभी ये फाइनल रीडिंग तो नहीं, इसका स्टार्टिंग है। इनके बाद सब कुछ, ये जो आधारभूत ढांचा भी मैंने इसके बीच में ही डाला, क्योंकि ये आपातकाल आते हैं तो आपातकाल आता है तो सबसे पहले संविधान की बात भी आती है। आधारभूत ढांचा की जो हिस्ट्री रही है ना? 9 शेड्यूल, तो पहला संविधान संशोधन से 9, नहीं 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 नहीं, कौन सी यार, 9 शेड्यूल ही देखे। हाँ, 9 शेड्यूल है ना, 9वीं अनुसूची अनुसूची जो थी, जो फर्स्ट संविधान में, वहाँ पर भूमि सुधार अधिनियम के लिए जवाहरलाल सरकार ने जो पहली बात डाली थी कि उनके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, और वहाँ से आधारभूत ढांचे के ऊपर थोड़ी बातचीत हुई है। क्योंकि बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने, सरकारों ने, लोगों ने क्या, वो 9 शेड्यूल का मिसयूज करना शुरू कर दिया। जो भी ऐसा नियम बनाना होता था जिसके ऊपर कोर्ट का इंटरफेयर नहीं आया, वो कहाँ डाल देते थे, वो 9 शेड्यूल में डाल देते थे। गोलकनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है आधारभूत ढांचे के लिए। अपने को पता है 6-5 से जो निर्णय आया था मूल अधिकारों में,
संशोधन संभव नहीं है, ऐसा कुछ बोला गया था। लेकिन इंदिरा जी है। इंदिरा गांधी ने आपातकालीन जो प्रोविजन है 368 में क्या क्या किया, इसमें खंड 4 और खंड 5 जोड़े। उसमें बहुत सारी चीज़ें उसने डाल दी अपनी मनमर्जी की, न्यायिक पुनरावलोकन, कोर्ट का इंटरफेयर रोकने के लिए। फिर इन सब का पिताजी 1973 केशवानंद भारती, शायद 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल तेंदुलकर का जन्मदिन भी होता है। मुझे तो खैर एक और के कारण ये तारीख याद है। बट 24 अप्रैल 1973 में जब इसका आया तो वो आधारभूत ढांचे की पूरी अवधारणा वहीं से आती है। फिर इसके बाद 9 शेड्यूल और इन दोनों के बारे में बात हुई है। जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन के बारे में जो बातें 368 में की गई है और जो आधारभूत ढांचा है, इन दोनों को पैरेलली एक ही टॉपिक है ये, कि संविधान संशोधन करते टाइम अपन ये नहीं बोल सकते कि आधारभूत ढांचा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब यहाँ से 368 संविधान संशोधन के ऊपर भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। पूरे प्रावधान क्या है, अलग अलग संविधान संशोधन के लिए अलग अलग हैं। कहीं स्पेशल मेजोरिटी है ना, कहीं नॉर्मल मेजोरिटी है। तो वो सब चीज़ें उसके बारे में, कहीं कहीं राज्यों का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो वो सब अपने को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मूल अधिकार वगैरह भी इसमें आ जाएंगे। अगर आधारभूत ढांचे की बात करेंगे तो उसमें मूल अधिकार भी आ जाएंगे। अगर मुझे एक कमेंट में फाइनली इसका निष्कर्ष जो लिखा है मैंने, ऐसा है कि एससी ने संविधान की व्याख्या और मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए अनेक निर्णय परिवर्तित किए, परंतु आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को पिछले 48 वर्षों से एससी ने बरकरार रखा है। इसलिए मूल अधिकारों की रक्षा और संविधानवाद की स्थापना का निर्णायक महत्व का विषय है। आधारभूत ढांचा है ना, 73 से अभी तक कितने तो ज़्यादा साल हो गए, 53 साल, सॉरी है ना, 53 सालों से आधारभूत ढांचे को बचा रखा है इन्होंने। इसके बाद लास्ट टॉपिक न्यायपालिका। न्यायपालिका वैसे कवर होगी बहुत सारी चीज़ें पीछे, लेकिन कुछ फैक्ट हैं कि इनकी अहर्ता क्या होती है, नियुक्तियां कैसे होती है, सीजीआई की नियुक्ति कैसे होती है, सीजीआई के बारे में और चीज़ें, इनकी भूमिका, सीजीआई की क्या भूमिका होती है, सीजीआई के पास क्या शक्तियाँ होती है। शक्तियाँ तो क्या ही होती है, सबके पास, न्यायाधीशों के पास समान होती है। और पावरफुल है इंडिया में वैसे जजेस, कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता हूँ। अभी अपने सर लखनऊ मैं वो हाई कोर्ट का देखा था, भाई साहब एक जज साहब बहुत बड़ी रकम लेते हुए पकड़े गए थे, लेकिन कुछ नहीं होता है देश में। जजों का तो कुछ नहीं हो सकता, राजा हैं ये, सारे जज राजा हैं। लेकिन किताबों में तो हमें यही लिखना है कि ये हमारे संविधान के रक्षक हैं। कॉलेजियम सिस्टम है ना, अवैध किला एलिट्स लोगों का, मुझे बहुत शिकायत है। एक चलो थोड़ी लीक से हटके वाले क्लैट का एग्जाम होता है ना एनएलयूज के लिए, ये हिंदी में नहीं होता। हिंदी मीडियम में क्लर्क का एग्जाम ही नहीं होता। जहाँ से ये सारे रास्ते खुलते हैं, न्यायपालिका के एडवोकेट वगैरह लोग जाते हैं, वह हिंदी से एग्जाम ही नहीं होता। और अपन लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मतलब जो गांव गुवार का बच्चा है वो तो कभी पहुंच ही नहीं सकता इन लोगों के आसपास, भी पटक भी नहीं सकता। खैर ये अलग टॉपिक पे आ गए अपन। कॉलेजियम की बात कर रहे थे, बीच में सरकार ने थोड़ी क्रांति करने की कोशिश की थी, न्यायिक नियुक्ति आयोग की, है ना, 99 को संविधान संशोधन किया था, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। क्योंकि कोर्ट के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते भाई। कोर्ट के खिलाफ अभी अपन ने इसके पूछे भी नहीं है ना, मतलब ये सवाल नहीं आएगा जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। एक एनसीईआरटी में अभी टॉपिक आया था, जुडिशरी में करप्शन, न्यायिक में करप्शन के भ्रष्टाचार। तो भाई साहब सबको रिमांड पे हाजिर कर दिया, पैरों तले खड़े हो गए, प्रधानमंत्री जी से लेके पंजों पे खड़े होके माफी मांग ली इनसे। एनसीईआरटी ने चैप्टर हटा दिया, इतनी सारी किताबें प्रिंट हो गई थी, सब कर दिया। कौन सी 7th या 8th की कोई एनसीईआरटी थी, उसमें एक टॉपिक था
जुडिशरी करप्शन के ऊपर। टॉपिक भी क्या था, एक हल्की सी 2 4 5 लाइन लिखी हुई थी और उस पे सवाल भी नहीं आएगा सर। तो आपको लगता है कि अगर एनसीईआरटी और प्रधानमंत्री जी खुद आके उनको करेक्ट कर रहे हैं तो आरपीएससी या किसी और आयोग की औकात है एक न्यायिक भ्रष्टाचार पर कोई सवाल पूछे? नहीं आएगा सवाल। अपने को तो न्यायपालिका को सर्वोच्च ही बताना है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि वो जनहित याचिका वाला पोर्शन है, उसके बारे में आ सकता है। जब 78 में उन 2 जजों ने क्या-क्या नाम था, ये शुरू किया था। इसके ऊपर अपने राजस्थान को लेके तब भी ये जोजरी नदी वाला काम जो हुआ है, बहुत चलो अच्छा काम हुआ। ये जोजरी नदी के ऊपर जो स्वतः संज्ञान लिया है, द न्यूज़ पिंच करके वो अभिनव पांडे का न्यूज़ चैनल जो है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी। उसके लिए जनहित याचिका नहीं, खुद से स्वतः संज्ञान बोल सकते हो आप उसे। कोर्ट ने लिया है, कोर्ट ने कमेटी गठित की है। एक जज मैम भी है जिनके अंडर में ये की है, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका। ये इसके ऊपर मैं पढ़ूंगा ना, इसके ऊपर सवाल आया जा सकता है। 5 या 10 नंबर का सवाल आएगा इसके ऊपर, अगर थोड़ा भी अवेयर है आरपीएससी तो इसके ऊपर सवाल जरूर पूछेगा वहाँ। ये भी हॉट टॉपिक है। तो इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो मैंने न्यूज़ में देखा था, जो मेरी नॉलेज है वहाँ से मैं बता रहा हूँ। इसके बारे में टेक्निकली भी पढ़ा जाएगा, सवाल इसका पूछा जा सकता है। जजों की पद मुक्ति के बारे में, न्यायपालिका का, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं भी न्यायपालिका का जो न्यायिक पक्ष है ये कैसा है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। इनकी जो पद मुक्ति है, कितना कठिन काम है किसी न्यायाधीश को अपने पद से हटाना, उसके बारे में बात कर सकते हैं। अवमानना वाला जो केस है, बार बार भावनाएं आहत हो जाती है जजेस साहब की, देश की कम होती है, जजेस की ज़्यादा होती है। वो भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से। कोई अगर प्रशांत भूषण जैसा प्रभावी आदमी है तो 1 रुपया दे के छूट जाएगा। कुछ लोगों को माफिया मांगते हुए फिरना पड़ेगा, है ना। बाकी ये सब बातें मेरी शायद लास्ट में जाते ये यूडीसी वाले टॉपिक पे थोड़ी ज़्यादा तल्ख बातें हो गई हैं। लेकिन इसके ऊपर अपने को लिखना कैसे, लिखना मुझे आता है। मैं तो ऐसे लिखूंगा कि संविधान एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है और इसे परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने की पहली शक्ति संसद को, जो संविधान संशोधन करती है, उससे भी महत्वपूर्ण शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है, जो मूल अधिकारों का संरक्षण करती है और संसद की असीमित शक्तियों की निगरानी करती है। तो न्यायपालिका लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है। इसने अपने देश के नागरिकों के मूल अधिकारों को बचा रखा है। इसने सरकारों को निरंकुश होने से बचा रखा है। ये ये सब लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे चीफ जस्टिस पे राज्यसभा चले जाते हैं, वो नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, अगले बार इस वीडियो से भी, ये वीडियो आप मान लो कि आज अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाने के लिए रखा गया था, इसको क्वालिटी के पैमाने पे जज मत कीजिएगा। ये तो सिर्फ मैंने अपने आप को, कि मैं पिछले संडे वीडियो आया नहीं था, इस संडे भी नहीं आ सकता। कल जैसे कि मैं गांव चला गया था तो वहाँ से वीडियो बना ली। आज मंडे है, आज ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। तो बहुत प्रभावी ढंग से नहीं बनना है, मुझे पता है, थोड़ा एनर्जी भी उस हिसाब से नहीं थी। अगले सप्ताह से डेफिनेटली आपको कुछ बेहतर चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं खुद भी संतुष्ट नहीं था इस हफ्ते की, ना तो पढ़ाई से, ना अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ लास्ट तक आया हूँ, इससे भी संतुष्ट नहीं, लेकिन इसको ठीक किया जाएगा, ठीक है। अगले सप्ताह से और बेटर किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।